कालवन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में सौंपने का जोरदार विरोध हो रहा है। पूरे राज्य में बिजली कर्मचारी एकजुट होकर सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण का ये फैसला आम लोगों के हित में नहीं है। प्रयागराज, गोरखपुर और गाजीपुर में भी बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार किया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में सौंपने के सरकार के फैसले से बिजली कर्मचारी खासे नाराज हैं। इस फैसले के खिलाफ काफी दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन सरकार से बातचीत विफल होने के बाद अब बिजली कर्मचारी पूरी तरह से काम का बहिष्कार कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण के पुरजोर विरोध के बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसे में उनके पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रह गया था। भाई हड़ताल पे हैं, अब किस कारण से हैं, उनकी मांगे क्या हैं सरकार से, तो सरकार को उसको पूरा करना भी चाहिए जो उनकी स्थिति है देखते हुए। लेकिन बाकी तो कस्टमर तो परेशान हो रहे हैं। अब सरकार की क्या है क्या नहीं है ये तो भाई हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कस्टमर हुए परेशान है, विद्युत उपभोक्ता परेशान है कि आखिर ये क्या कारण है। निजीकरण का हो जाएगा, लाखों आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, प्राइवेट वाले और परेशान करेंगे। एक तो लाइट नहीं मिल रही है, पैसा पूरा दिया जा रहा है, हर महीने बिल जमा करो, एक महीने की बिल बाकी रहती है, लाइन काट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों का कहना है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की सबसे अधिक मार आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगी। इसके अलावा खेती किसानी से जुड़े लोगों पर भी इसका सीधा प्रभाव होगा। आंदोलनरत कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निजीकरण करके सरकार को चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। गोरखपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। गोरखपुर में आज बस और स्कूटी में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बस से टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। वहीं हादसे के तुरंत बाद स्कूटी में आग लग गई। इस हादसे में स्कूटी धू धू कर जलने लगी। गोरखपुर के खोराबाद थाना क्षेत्र के रामनगर करजहां 4 लेन पर सुबह 8 बजे हुए इस हादसे में पिपराइच थाना क्षेत्र के सिंघोरिया के रहने वाले लालजी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बस ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से लालजी पूरी तरह से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्कूटी में भी आग लग गई और स्कूटी धू धू कर जलने लगी। 4 लेन पर हुए इस हादसे को देखने के बाद लोग हैरत में पड़ गए। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन कर घायल लालजी को अस्पताल भिजवाया और वहां मौजूद कुछ लोगों ने जल रही स्कूटी का वीडियो बना लिया। गोरखपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर बड़ी संख्या में संविदा रोडवेज परिचालकों ने प्रधान प्रबंधक के मेन गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। परिचालकों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच उनका अत्यधिक उत्पीड़न हो रहा है। गोरखपुर में संविदा पर काम कर रहे रोडवेज परिचालकों ने क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच भी वो अपना काम कर रहे हैं, बावजूद इसके उनका वेतन काटा जा रहा है। निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद भी प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार रोडवेज की बसों में सैनिटाइजेशन का काम भी नहीं हो रहा है। ये 28 तारीख को हम लोगों ने नोटिस दिया था माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को कि हम एक दूसरी धरना के माध्यम से आपको ज्ञापन देंगे। इनको आए 2 महीने हुए, 2 महीने में इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया संविदा कर्मचारियों के ऊपर, नियमित कर्मचारियों के ऊपर कि सभी लोग इनसे त्रस्त हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि एमडी के आदेश के विपरीत इन्होंने बिना पद सुने संविदा समाप्त किया। आज शासन प्रशासन से इनको पैसा मिल रहा है बसों का सैनिटाइज करने के लिए, और आज के डेट में इस गोरखपुर के शहर में अगर ये स्थिति है कि 2 महीने से कोई बसें बिना सैनिटाइज नहीं हो रही हैं, चालक और यात्रियों की जान से खेला जा रहा है। संविदा पर काम करने वाले रोडवेज परिचालकों ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के बीच चालक परिचालक के साथ साथ यात्रियों की जान को भी जोखिम में डाला जा रहा है। इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। अगर प्रबंधन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है तो 20 अक्टूबर से पूरी तरह से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। करीब 1 महीना पहले गोरखपुर में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लकड़ी तस्कर ने अपने साथी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। 5 अगस्त को ठाकुरपुर गांव में अनरजीत गुप्ता और रीमा का शव पुलिस को उनके घर में मिला था। पुलिस अज्ञात पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। गोरखपुर जिले की गुलरिहा पुलिस ने ठाकुरपुर नंबर 1 गढ़िया टोला के रहने वाले अनरजीत और रीमा की हत्या के राज से पर्दाफाश कर दिया है। करीब 1 महीने के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी रहमुद्दीन को रामनगर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रीमा का मोबाइल फोन, 3000 रुपए, मंगलसूत्र और हत्या में इस्तेमाल की गई हथौड़ी भी बरामद कर ली।
पकड़े गए रहमुद्दीन ने पूछताछ में बताया कि उसे खबर मिली थी कि अनरजीत के पास 1,60,000 रुपए हैं। घटना वाली रात खिड़की के रास्ते उनके घर के अंदर दाखिल हो गए। उस समय दोनों सो रहे थे। फावड़े से प्रहार कर दोनों की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि तलाशी लेने पर महज 60,000 रुपए और कुछ जेवरात मिले। साथ ही रीमा का मोबाइल फोन भी ले लिया। आरोपी ने बताया कि उनकी मंशा दोनों की लाश को जलाकर उसे नदी में बहा देने की थी, लेकिन इसी दौरान किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देने पर वे लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने रहमुद्दीन को जेल भेज दिया है। वीरान स्थान पर एक मकान में अनरजीत गुप्ता और उनके साथ रहने वाली एक महिला की रात में सोते समय हत्या कर दी गई थी। यह हत्या धारदार हथियार से की गई थी। इस संबंध में मृतक महिला के पिता द्वारा और मृतक अनरजीत के परिजनों द्वारा थाना गुलहरिया पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया था। एसएसपी महोदय द्वारा स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इंस्पेक्टर गुलहरिया ने काफी मेहनत करते हुए इस घटना को वर्कआउट किया है। पुलिस के अनुसार अनरजीत एक पिकअप गाड़ी चलवाता था। एक दिन उसकी पिकअप से खुशबुद्दीन और रहमुद्दीन जंगल से तस्करी की लकड़ी ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। अनरजीत ने तत्काल 1 लाख रुपए जुर्माना अदा कर पिकअप को छुड़ाया था। तय हुआ कि ये रकम 1 महीने के भीतर खुशबुद्दीन अनरजीत को लौटा देगा। अनरजीत बार बार अपनी रकम मांग रहा था, जिसके बाद खुशबुद्दीन और रहमुद्दीन ने उसे मारने की योजना बनाई। देवरिया पुलिस ने लूट की एक घटना का खुलासा करते हुए वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल समेत लूट का सामान बरामद किया। लूट के आरोपी को भी पकड़ने में सफलता मिली। देवरिया पुलिस ने लूट की एक घटना का खुलासा करते हुए लूट के सामान और बाइक के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। पिछले दिनों बाइक सवार बदमाशों ने कोऑपरेटिव चौराहे के पास कोतवाली थाना क्षेत्र के रामनाथ मोहल्ला की रहने वाली एक महिला से सोने की चेन लूट ली थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही थी। एक महिला की 2 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने चेन लूट लिया था, सोने की चेन, जिस पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन लुटेरों की पुलिस ने सघन सुराग रसी कर इनके बारे में जानकारी एकत्र की और आज उनमें से एक अभियुक्त को मैं मोटरसाइकिल में लूटी गई चेन के बरामद किया और महिला ने अपनी चेन देख करके उसकी पुष्टि की है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गोरखपुर ओवरब्रिज के पास से एक बिना नंबर प्लेट के पल्सर मोटरसाइकिल को जब पुलिस ने रोका तो सारे मामले का खुलासा हो गया। गिरफ्तार किए गए सोनू के पास से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद हो गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला महाराजगंज का है, जहां 15 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग को धोखे से बुलाकर प्रेमी ने अन्य युवकों के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि पीड़ित नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। किशोरी के परिजन उसे बेहोशी की हालत में बाइक से इलाज कराने के लिए सिसवा पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां महिला चिकित्सक के अभाव में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं परिजनों के मुताबिक रविवार को दोपहर में युवती खेत की तरफ गई थी। आरोप है कि बगल के एक गांव के युवक ने उसे फोन कर बुलाया, जहां उसके 3 और साथी थे। सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सतीश नाम का लड़का था, पंडितपुर का, वही लिया गया है। 4 लड़के और थे, उस लड़के का नाम नहीं बता पाया। अरे बाप यार, बाप है। फिर आगे क्या क्या अब उसके साथ बलात्कार हुआ है भाई, अब हुआ है। कहाँ ले गए थे, कैसे आपको जानकारी मिली? जब जो होने लगे तो पूरी पक्षी मिली, पकड़ के सामने जो पाकड़ है उस गन्ने खेत में मिली है। 11 बजे बाद पहले या 7 बजे शाम को मिली है गन्ने खेत में, बेहोश पड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही कोठीभार पुलिस अस्पताल पहुंच गई, जहां पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना कोठीभार क्षेत्र में एक गांव में 16 वर्ष की लड़की है। उसका गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध था। आज 11 बजे दिन में लड़के ने फ़ोन करके लड़की को बुलाया और उसके बाद जब लड़की 5 बजे वापस आई गांव में, तो उसने बताया कि उस लड़के ने और उसके साथ 3 और लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है
जो मुख्य लड़का था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें 3 और नाम बताए गए हैं। उनको अरेस्ट करने के लिए हमने 2 टीमें भेजी हैं। लड़की को मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसके मेडिकल आदि की कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लग गई है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है। यूपी के बाहुबलियों और भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का सफाई अभियान लगातार जारी है। ताजा मामला आजमगढ़ का है, जहां फरार 1 लाख का इनामी बदमाश कल्लू फौजी के घर को पुलिस ने कुर्की के बाद गिरा दिया। अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी कड़ी में आजमगढ़ में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इनामी बदमाश के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। मेहनगर थाना क्षेत्र के देवकली गांव में इनामी बदमाश कल्लू फौजी के घर को ढहा दिया गया। मकान को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। कल्लू फौजी पर लूट, डकैती और हत्या के 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। डकैती के मुकदमे में फरार चल रहे कल्लू फौजी पर आजमगढ़ और जौनपुर जिले की पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। आज थाना वर्धा और थाना मेहनगर की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए के इनामी कल्लू फौजी की कुर्की की गई है। और ये कल्लू फौजी एक कुख्यात बदमाश है, जिस पर 20 से अधिक हत्या, लूट के, डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। इसके द्वारा फरवरी में एक सर्राफ से अपने साथियों के साथ लगभग 42 लाख के आभूषणों की लूट की गई थी। कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन देवकली गांव पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक कालेश्वर उर्फ कल्लू फौजी शातिर अपराधी है और उसे पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। यूपी सरकार का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने गैंगस्टर और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे दिलीप मिश्रा के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और पीडीए की टीम ने नैनी थाना क्षेत्र के यूनाइटेड कॉलेज के सामने दिलीप के लॉज को गिराने की कार्रवाई की। गैंगस्टर दिलीप मिश्रा ने लगभग 800 वर्ग गज में बगैर नक्शे के मकान और मार्केट का निर्माण कराया था। माफिया अतिवाद प्रयागराज में अब कुख्यात अपराधी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू किया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने नैनी इलाके में गैंगस्टर दिलीप मिश्रा के करोड़ों के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कुख्यात अपराधी दिलीप मिश्रा ने लगभग 800 वर्ग गज में बगैर नक्शे के मकान और बाजार का निर्माण कराया था। कुछ समय पहले ही प्रशासन ने दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। ये कुख्यात अपराधी हैं, पुराने हिस्ट्री टीचर दिलीप मिश्रा। इनके द्वारा प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना 3 मंजिला अवैध निर्माण करवाया गया था। प्लॉट एरिया लगभग 800-900 वर्ग गज है। ये मार्केट और हॉस्टल के रूप में निर्माण था। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया। इस क्रम में आज प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको ध्वस्त करवाया जा रहा है। चीज़ें अगर मानचित्र स्वीकृत तो दिखा दें तो उनकी बात मान लीजिए, ये बिल्कुल वैलिड कार्रवाई हो रही है। इलीगल कंस्ट्रक्शन, इसका सेक्शन 27 यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट में डिमोलिशन ऑर्डर पारित। और रही बात वक्त की, तो वक्त लगता है, नोटिस सर किए जाते हैं, पूरी प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इसको फॉलो किया जाता है, दैट टेक्स टाइम। दिलीप मिश्रा नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। साथ ही साल 2010 में तत्कालीन बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमले का आरोपी है। उसके ऊपर लगभग 45 से अधिक संगीन मुकदमे यूपी और मुंबई में दर्ज हैं। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने उसका गैंग रजिस्टर्ड किया है। वर्तमान में दिलीप मिश्रा फतेहगढ़ की जेल में बंद है। इसे भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी बताया जाता है। खबर महाराजगंज से है, जहां पर ठूठी बारी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अज्ञात लाश मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना आज सुबह की है, जहां ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के रामनगर के टोला बैरियाहवा गांव से शौच करने गए ग्रामीणों ने एक व्यक्ति का शव चंदन नदी में तैरते देखा, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही ठूठीबारी कोतवाली प्रभारी अपने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से लाश को नदी से बाहर निकाला। ठूठीबारी में चंदन नदी में कल एक सुबह लाश मिली थी। इसकी शिनाख्त देवेंद्र गुप्ता निवासी टीचर कॉलोनी थाना ठूठीबारी के रूप में हुई है। इनकी एज लगभग 65 साल है। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक व्यक्ति की पहचान ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी के 65 वर्षीय देवेंद्र गुप्ता के रूप में की गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
हाथरस और बलरामपुर की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। इस पूरे मामले में अब तक बैकफुट पर नजर आ रही सरकार अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को लेकर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर राजनीति करने को लेकर विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी दलों पर जातीय हिंसा और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि विपक्षी दल प्रदेश के विकास को रोकने की साजिश रच रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार लगातार जारी है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर जहां राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब सरकार भी खुलकर मैदान में आ गई है। हाथरस की घटना को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन को दिखावटी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग देश में और प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा और विपक्ष को अपनी रोटियां सेकने का अवसर मिल जाएगा, इसीलिए वो हर दिन नए षड्यंत्र कर रहे हैं। सीएम ने ये भी कहा कि इन साजिशों के प्रति पूरी तरह से आगाह होते हुए हमें विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने हाथरस कांड पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे विपक्ष का हाथ बताया है, तो विरोधी दलों ने तुरंत इसका खंडन किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सच के लिए आवाज उठाना अगर गुनाह है तो वो हर बार ऐसा गुनाह करेंगे। सरकार जो कह रही कि हाथरस की घटना पर साजिश है, तो हाथरस की घटना ने तूल कब पकड़ा? जब उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया और जो विपक्ष का नेता न्याय की बात कर रहा है, उस बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, उस पर लाठीचार्ज, उस पर मुकदमे, उसको जेल। तो योगी जी आप क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हाथरस का मामला अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। सरकार और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 3 नवंबर को यूपी में 60 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इस बार हाथरस का मुद्दा खूब जोर शोर से उठेगा। ऐसे में कोई भी दल इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहता है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आजमगढ़ में बिजली अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल के कारण कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है। प्रशासन ने दावा किया था कि हड़ताल का कोई भी विशेष असर नहीं होगा, लेकिन यह दावा पानी मांगता नजर आ रहा है। निजीकरण के विरोध में राज्य के बिजली कर्मचारी बेमियाद हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदर्शनकारी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में देने के सरकार के फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज में भी बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। उनका कहना है कि निजीकरण की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताली कर्मचारियों के मुताबिक कार्य बहिष्कार का फैसला उन्हें मजबूरी में लेना पड़ा है। निजीकरण का जो कार्यक्रम है ये पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है और इसके सपोर्ट में पूरा देश, केवल आज के दिन पूरे देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी आज के डेट कार्य बहिष्कार पे हैं और कल से हम लोग कंटिन्यू पूरे प्रदेश में अपना ये कार्य बहिष्कार चलाएंगे और जैसे ही हमारे खिलाफ गिरफ्तारी या कोई कार्यक्रम होगी तत्काल हम जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। प्राइवेटेशन के विरोध में है। ये हमारे लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए भी नुकसानदायक होगा आगे चल के। तो हम तो यही कहेंगे कि निजीकरण बंद किया जाए। इस दौरान आम जनता को तकलीफ न हो, इसके लिए प्रयागराज में प्रशासन ने सब स्टेशनों पर सुरक्षा इंतजाम कड़े करने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में बिजली गायब रही। उधर गोरखपुर में भी बिजली कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्य अभियंता कार्यालय मुहद्दीपुर में आंदोलनरत अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण का वो पूरी तरह से विरोध करते हैं। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाएगा। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण रोकने की उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो आगे की रणनीति बनाने को मजबूर होंगे। भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया, जिसके तहत यहाँ पे सारे डिस्काम को पूरे देश के सभी डिस्काम को बेचने की योजना बना दी गई, जिसके लिए 20 सितंबर को इनके द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेषित किया गया और बिडिंग डॉक्यूमेंट जो हम लोगों के बीच में आया उसके द्वारा सरकार अपना पूरा शेयर
बेचने के लिए तैयार है, पूंजीपतियों को देने के लिए तैयार है, जिसका हम लोगों ने यहाँ मातम दिवस के रूप में मंगाया और उसके बिल्डिंग डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रतियाँ जलाई गई, लेकिन सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी, सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। आज 35वें दिन हम लोग आंदोलन पे हैं कि सरकार यह जो निजीकरण कर रही है यह गरीब किसान किसी के हित में नहीं है। जो रोजगार पैदा हो रहा है वह रोजगार समाप्त हो जाएगा। यहाँ से 25,000 कर्मचारी पूरे पूर्वांचल से जब निजी हाथों में चले जाएंगे तो 25,000 पद समाप्त हो जाएंगे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में गाजीपुर में भी बिजली विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत इस फैसले को वापस लेने की मांग की और कहा कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो फिर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आजमगढ़ जेल में बंद प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में शामिल कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव कुमार सिंह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ग्राम पंचायत और चुनाव को प्रभावित करने और धमकी देने के आरोप में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर 2 मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में शामिल कुंटू सिंह पर वोटर लिस्ट को प्रभावित करने के लिए मनमाने तरीके से बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की पोस्टिंग कराने और अधिकारियों को जेल से धमकी देने का आरोप है। आजमगढ़ जेल में बंद ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आने वाली ग्राम पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर कुंटू सिंह ने जेल से ही अपने पसंदीदा बीएलओ को तैनात कराने के लिए धमकी भरा फोन किया था, जिसकी शिकायत होने पर मामला दर्ज कर लिया गया। एक अन्य मामले में 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी, इसका केस भी दर्ज कर लिया गया है। दिन से ये सूचना मिल रही थी कि ध्रुव सिंह कुंटू सिंह जो कि प्रदेश स्तर का जो प्रदेश है उसके टॉप 10 माफिया में से एक है, वो लोगों को जेल के अंदर से धमकी दे रहा है और जो आगे जो लिस्ट वगैरह बनने वाली हैं चुनावों के लिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, उनमें अपनी बेलोज लगाने के लिए प्रेशराइज करता है। धमकी दी एक प्राइवेट व्यक्ति को कुछ काम ना करने के लिए और उनसे कहा कि अगर ये नहीं करोगे तो 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके लिए भी एक मुकदमा कायम किया गया है। कल थाना जैनपुर में 2 मुकदमे कायम किए गए हैं और इन मुकदमों में जो लोग भी नामजद हैं, एक में 6 हैं और एक में 3 लोग नामजद हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह आजमगढ़ के अमवारी नारायणपुर गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर 65 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 32 हत्या के हैं। पिछले दिनों पुलिस ने इसकी करोड़ों की संपत्ति को सीज किया था। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।